नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज इंटरव्यू की श्रृंखला में आपके सामने लेकर आया हूं। जिस शख्स को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूं वो देश के बहुत जाने माने व्यक्तित्व हैं और मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमेशा उनके बारे में कहता हूं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। आपको उनके परिचय की बहुत ज़रूरत नहीं है, मैं बस सिर्फ आपको नाम बताऊंगा और आप सामने उनको देख ही रहे हैं, पहचान जाएंगे। विवेक कृष्ण तनखा। तनखा साहब, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं जी। पूरा देश और दुनिया में बहुत सारे देशों के लोग जानते हैं कि आप एक बहुत ही जाने माने वकील हैं, एडवोकेट हैं और आप एक राजनेता भी हैं। तो मैं आपका परिचय अगर कराना चाहूँगा लोगों से, दुनिया से, तो किस रूप में कराना आपको लगेगा कि वो जायज़ परिचय होगा? मैंने चाहे वकालत की हो या सोशल वर्क रोटरी वगैरह के माध्यम से किया, या जब मैं पॉलिटिक्स में भी आया, कांग्रेस की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हूँ मैंने हर चीज़ को जनसेवा का एक माध्यम समझा जी। प्रोफेशन को भी, सोशल एंगेजमेंट्स को भी और पॉलिटिक्स को भी। मेरा अपना व्यू है ये कि इंसान की ज़िंदगी तब तक सार्थक नहीं होती, फुलफिल नहीं होती है, जब तक आप दूसरों के लिए कुछ ना कर पाए। और आपको पता है, मैं आपसे ऑलवेज ये बात बोलता हूँ कि अगर भगवान ने हम पे कृपा रखी है और हमको शक्ति दी है या सामर्थ्य बनाया है, अगर हम उस शक्ति और सामर्थ्य को दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो शक्ति सामर्थ्य हमारे पास बहुत दिन नहीं रहेगा। तो भगवान से भी डरना चाहिए, ईश्वर से भी डरना चाहिए और मानव सेवा आपका एक लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। वाइल यू आर डूइंग अ प्रोफेशन, वाइल यू आर डूइंग अ सोशल वर्क, वाइल यू आर डूइंग अ पब्लिक कॉजेस। मैं नहीं कहता कि पूर्णतः आप वही करते रहिए, वो भी गलत होगा जी। अगर जो आदमी कहता है कि मैं अपना प्रोफेशन को फॉलो नहीं करूँगा, मैं यही सब करूँगा, तो वो कर नहीं सकता है। क्योंकि चाहे प्रोफेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एनजीओ के साथ सोशल एंगेजमेंट हो, उसके बिना आप वो सेवा कर नहीं सकते। मेरा एक प्रश्न है कि आप एक वकील के रूप में बहुत ही मशहूर वकील हैं, मतलब देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं आप रोटरी क्लब के ज़रिए भी बहुत समाज सेवा कर रहे थे, तो आपने पॉलिटिक्स को क्यों चुना अपना माध्यम सेवा का? मैं तो बहुत यंग एज में जज बन सकता था जी। 90 की दशक में मुझे तो राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कम से कम 8 IAS ऑफिसर्स भी बैठे थे जी। उनके सामने कहा था कि विवेक, आई विल बी ऑनर्ड इफ यू परमिट मी टू रिकमेंड योर नेम फॉर हाई कोर्ट जजशिप टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट्स अ ग्रेट ऑनर एक राष्ट्रपति जी आपको ऐसी बात बोल। जी बिल्कुल। बट मैंने उस वक्त विनम्रता से उनसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मैं जज बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता को एज ए जज देखा था जी। और जज की ज़िंदगी जो होती है बहुत ही संकोचित हो जाती है, मिलना जुलना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और थोड़ा भी आप ज़्यादा मिलने लगो तो आपकी बदनामी होने लगती है। तो मैं वो बदनामी भी नहीं चाहता था जी। और मैंने सोचा कि अगर मुझे अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ अगर सोशल सर्विस करनी है तो मैंने पहले रोटरी क्लब को चुना जी। और फिर मैंने पॉलिटिक्स को चुना, क्योंकि ये एक बिगर प्लेटफॉर्म है। आपने पॉलिटिक्स को चुना, आपने एक बात बताई मुझे, आपने सत्ता पक्ष को क्यों नहीं चुना? क्योंकि कांग्रेस से हम लोगों का बहुत पुराना जुड़ाव था जी। मेरा कंफर्ट भी था। नहीं, मैं इसलिए रोक रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आप जब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कंफर्ट भी है आपका, लेकिन जिस सेवा की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सत्ता में होते, राजनीति में होना और सत्ता में होना अलग बात है, दोनों अलग चीज़ हैं। तो आप सत्ता में होते, सत्ता पक्ष के साथ भी आपके बहुत मधुर संबंध रहे हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं, सब लोग आपको जानते हैं, सब लोग आपको इज्जत देते हैं बहुत, तो उससे जुड़कर क्या आप मानवता की बेहतर सेवा नहीं कर सकते थे? अब मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा मौका नहीं मिला जी। क्योंकि मैं शुरू से कांग्रेस से जुड़ा था जी। तो ये विचार नहीं आया। मतलब आपने सत्ता का दामन थामने की जगह राजनीति का दामन थामा, आपने कहा कि हमें किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से वो सेवा करनी है।
हाँ, मैंने सत्ता को अपना लक्ष्य नहीं माना कभी। जी मेरे माइंड में कभी सत्ता का लक्ष्य नहीं था। अगर होता तो मैं जज नहीं बन जाता बिल्कुल सही बात। 38-40 साल की उम्र में। ठीक, जज बनना तो नहीं, एक बात बोल रहा जी, मैं बिल्कुल हूँ, समझ रहा हूँ मुझे आपको। पोस्ट और पोजीशन जी, से कभी अट्रैक्शन नहीं था। भविष्य में आप किस रूप में जाना चाहेंगे, किस रूप में लोग आपको रिकॉग्नाइज करें? आई वुड लव टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि वो तो आप हैं। और उसके साथ जितना मैक्सिमम चीजें मैं कर सकता हूँ टू चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल। जी मैं चिंतित होता हूँ जब मैं अपने मेडिकल मिशंस करता हूँ ट्राइबल एरियाज में, स्पेशली गरीबों के बीच में जाके। मैंने हजारों लाखों मेडिकल मिशन में लोगों को हमने राहत पहुंचाई है। हम राहत के नाम पे मेडिकल मिशन रोटरी में करते हैं। जी जो मैं गरीबी देखता हूँ, जो उनकी बेचारी बेबसी देखता हूँ और लाचारी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा जो भारत स्वतंत्र जरूर हो गया है, हमको इंडिपेंडेंस मिल गई, जी बट वो इंडिपेंडेंस में तब मानूंगा जब हर व्यक्ति भारत का लाभान्वित हो उस इंडिपेंडेंस वो से। जिस गरीबी को अब आप बतौर सांसद देखते हैं उन चीज़ों को, उसकी क्या वजह लगती है? तो कौन सी वजह है? कहीं गवर्नमेंट की नीतियों में कोई खोट रह गई, कमी रह गई? मेरे को कभी कभी फीलिंग होती है जी कि जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं जी और डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, जी उनका फोकस पॉपुलिस्ट ज्यादा होता है, रिफॉर्मेटिव कम होता है। आपको अगर आप जो भी गवर्नमेंट कह रहे हैं आप मैं तो सबकी कह रही हूँ, जी मेरे को बिल्कुल संकोच नहीं है बोलने। जी जब भी क्योंकि गवर्नमेंट्स का जब फोकस पॉलिटिक्स होगा, जी और इंडिया में परफेक्ट ये है कि पूरी पॉलिटिक्स ही गवर्नमेंट है, तो अगर गवर्नमेंट का फोकस पॉलिटिक्स ही होगा जी तो कभी आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस जनसेवा होना चाहिए। अगर आप सक्रिय राजनीति में तो आप हैं, सत्ता वाली राजनीति में कभी आते हैं, तो क्या फोकस होगा आपका? मेरा फोकस जनसेवा होगा। जनसेवा किस रूप में? अभी तक जनसेवा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, जी पुलिस रिफॉर्म्स आए। हम्म, जिस प्रकार से आईएएस ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, पक्षपात करते हैं, जी ये बिल्कुल गलत है। उनको पब्लिक सेवा, जन सेवा करनी चाहिए, उनको पॉलिटिकल व्यक्तियों की सेवा नहीं करनी चाहिए। जी उनको कानून से चलना चाहिए। जिस प्रकार से थाने बिकते हैं, जी जिस प्रकार से थानों की पोस्ट बिकती है, ये आप अभी एक दूसरी पार्टी में हैं, मतलब जो सत्ता में नहीं है, तो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या सत्ता में रहकर भी आप ऐसा कर पाएंगे, सोच पाएंगे? यही तो मेरी सोच है। जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सब जानते हैं, पहले भी और आज भी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज फॉर सेल। मुझे नहीं पसंद है बात। व्हाई शुड एनी डिपार्टमेंट बी फॉर सेल? क्या हम पब्लिक में हम पब्लिक सर्विस के लिए आते हैं? आर वी गोइंग टू अर्न मनी फॉर द पार्टी और फॉर द गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप पब्लिक के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट वसूली का माध्यम बनती है, ये पब्लिक के साथ जस्टिस नहीं होता है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का माध्यम होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए कैसे विश्व में विश्व का परिदृश्य बदल चुका है। 40 साल पहले सिंगापुर, मलेशिया यूज्ड टू बी मार्शी लैंड। वहां कुछ नहीं था, देखते देखते सिंगापुर, मलेशिया कहां से कहां पहुंच गए। पूरी साउथ एशिया की कंट्रीज देखिए, वियतनाम 60 के दशक में बम्बार्ड होके खत्म कर दिया गया था। ऐसा कोई बम नहीं था जो वियतनाम पे अमेरिका ने नहीं डाला था। आज वियतनाम कितना बड़ा डेस्टिनेशन होता जा रहा है, कंबोडिया कितना बड़ा डेस्टिनेशन होता जा रहा है। दुबई 30-40 साल पहले स्मगलर्स का den माना जाता था, पिक्चरों में दिखाते थे कि हाजी मस्तान दुबई में अब लोगों को लेके जा रहे हैं, स्मगलिंग करा रहे हैं। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। पिक्चरों में दिखाया जाता था कि नहीं? होता था। तो मेरा ये कहना है कि जब ऐसे ऐसे छोटे राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गए, हम कहां हैं मध्य प्रदेश? हमारा देश कहां है? हम आज भी उस करप्शन के जाल में हैं। हम आज भी उद्योगपति के कब्जे में हैं। चंद उद्योगपति का देश चलाएंगे। मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। यहाँ मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न भी है। दर्शकों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल राजनीतिक इंटरव्यू नहीं, ये व्यक्तित्व का इंटरव्यू है। और मैं इस लिहाज से विवेक कृष्ण तनखा जी का ये इंटरव्यू कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि एक व्यक्ति जो राजनीति में नहीं होता है और राजनीति में आता है तो किस तरह के बदलाव की उम्मीद करता है, आप उसको उसी नज़रिए से इस इंटरव्यू को देखिएगा। मेरा एक प्रश्न है ये कि बीजेपी जो सत्ता में है वो बार बार यही बात तो कहती है कि जो परिस्थितियाँ खराब हैं, वो तो पिछले 2 टर्म से सत्ता में है अभी,
तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप बीजेपी उसके दोषी मानते हैं या पूर्ववर्ती जो सरकारें थी हमारी वो भी जिम्मेदार रही? देखिए मिस्टेक तो सबने की है ना, मिस्टेक सबने की है। अगर हमने मिस्टेक नहीं की होती तो 2014 में हमारा यही खासियत है तनखा साहब की, जो बिल्कुल सहजता से सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आप ये एडमिट करते हैं कि वो गलती। देखिए अगर हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? जी, जो व्यक्ति में गलती स्वीकार करने की क्षमता होती है जी, वही आदमी अपनी अपनी गलतियों को ठीक करके सही रास्ते में चल सकता है। अगर हम अपनी गलती पे अड़े रहेंगे तो हम कहां से चीजों को बेटर कर सकते हैं? क्या अगर हम कहते हैं करप्शन नहीं है जी, तो उससे करप्शन खत्म हो जाएगा क्या? क्या करप्शन नहीं है? आप बताइए आपको कि एक सिटीजन को, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो चाहे पंचायत हो, आप एक एप्लीकेशन राइटिंग में दे दीजिए, कि मुझे मेरे को एक नल लगवाना है, उसमें से मुझे पानी चाहिए। नहीं तो ये व्यवस्था अभी डिटोरिएट की है या पहले से? नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। कोई चीज कंट्री में ओवरनाइट नहीं होती है, हर चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, बट दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम व्यवस्थाओं को जब तक हम देखिए पक्षपात बंद नहीं करेंगे, हम मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम अपने सोशल जो एलिमेंट्स हैं, हमारी बीमारियां हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो चेंज कैसे लाएंगे? आप कहते रहो कि हमारी पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्या अच्छी है? पुलिस पक्षपात करती है कि नहीं करती है? तो ये तो आप एज एन इंडिविजुअल ये बात आप स्वीकार करते हैं। क्या आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो वो यही सोच रखेगी? अब पार्टी के मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता जी, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं कि मेरी पार्टी भी सरकार में आएगी तो मैं बोलने में नहीं चूकूंगा। मेरी आवाज ऑलवेज सत्य के साथ रहेगी और मैं कभी किसी से दबता नहीं हूं, डरता हूं। अगर मुझे कोई चीज जनहित में दिखेगी तो मैं बोलूंगा और निश्चित रूप से बोलूंगा, क्योंकि हमारा दायित्व ये होता है एज ए पब्लिक सर्विस कि अगर हम लोक सेवा में आए हैं कि हम जनता के साथ खड़े रहें। कि आप मध्य प्रदेश तक अपनी राजनीति को देखते हैं या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं? देखिए मध्य प्रदेश से तो मेरे को प्रेम है जी, नहीं मध्य प्रदेश में घर है। मैं घर है, मेरा जन्म रीवा में हुआ जी, मैं पढ़ा लिखा जबलपुर में, नाम मैंने कमाया जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, उसी नाम से तो मैं दिल्ली गया जी, अगर मैं यहाँ इतना नाम नहीं कमाता तो क्या दिल्ली जा सकता था? जी, और उसी नाम के बेसिस पे मैं दिल्ली में भी आगे बढ़ा। जी, तो मैं तो कृतज्ञ हूँ मध्य प्रदेश के प्रति इस मामले में, मगर मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक बैकवर्ड टापू बन के ना रह जाए। जी, जो आज मैं देखता हूँ, खाली मैं यहाँ एक ही राजनीति देखता हूँ, बांटो बांटो बांटो, पब्लिक का पैसा बांटो। क्या ये राजनीति हो सकती है कि पब्लिक का पैसा बांटो? अरे राजनीति तो ये होनी चाहिए कि हम जॉब्स क्रिएट करें। नहीं, लेकिन जो बांट रहे हैं लोग अभी, वो तो मूल रूप से कांग्रेस का एजेंडा था। अभी जो अगर आपका इशारा उस ओर है तो शिवराज मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस मतलब आप किसी दल की मैं बात दल की बात नहीं, मैं दुखी हूँ सिस्टम से जी, जो एक प्रकार से मॉडल बन गया है और पूरे देश का मॉडल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट तक चलते थे इसको लेके, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी कि क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज को रोक सकते हैं इस प्रकार की प्रॉमिसेस देने के लिए ड्यूरिंग इलेक्शंस। एक दो सवाल और पूछता हूँ मैं बहुत संक्षेप में इस बात को कि मैंने देखा है, ऐसा महसूस किया है कि आप जो युवा हैं उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करते हैं आप। ऐसा मैंने खुद पर्सनली महसूस किया आपके साथ। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप आज के युवा को राजनीति में आने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे? नहीं, बिल्कुल युवाओं को आना चाहिए, मगर पहले पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करने के उसके बाद नौकरी करो। नहीं, नौकरी कर बूढ़ा हो जाएगा। नहीं, बूढ़ा नहीं, मिडवे आओ, 10 साल बाद आओ, अपने आप ही को सक्षम बनाओ। देखिए अगर आप पहले दिन से पॉलिटिक्स में आ जाओगे तो पॉलिटिक्स आपका व्यवसाय बन जाएगा जी, और जब पॉलिटिक्स आपका व्यवसाय बनेगा तो आप फिर पॉलिटिकल लाइफ को क्लीन नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक बात। देखिए स्पष्टता मैं बोल रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल को व्यवसाय बनाना है तो फिर लोगों को प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बना दो। अगर पॉलिटिक्स को सेवा का माध्यम बनाना है तो फिर चिन्हित अच्छे लोगों को
आप पॉलिटिक्स में लेके आओ सेवा भाव के साथ। तो अभी समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को रोक रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू का ये श्रृंखला जो है ये जो जारी रहेगा और मैं आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो Thank you. इस थैंक यू के बाद मेरा हमेशा एक स्टाइल है कि आप कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से जो सवाल में नहीं है। मैं अपने श्रोताओं से ये बोलना चाहूँगा कि वक्त आ गया है इस देश के बारे में सोचने का। 75 साल, हम कहते हैं अमृत महोत्सव है, पर 75 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं? अगर देश में डिमोनेटाइजेशन होता है तो वो सीक्रेटली होता है। अगर देश की में संसद का सत्र होने वाला है उसका सब्जेक्ट नहीं बताया जाता है। मैं ऐसे देश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। ये देश सबका है और अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको देश की हर बातें सबसे शेयर करनी पड़ेंगी। अगर फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो सबको सम्मान देना चाहिए और सत्ता पक्ष को विपक्ष को सम्मान देना चाहिए। अगर आप विपक्ष को फॉरेन डेलीगेट के सामने सम्मान नहीं दोगे तो वो फॉरेन डेलीगेट आपसे खुश होकर नहीं जाएगा। तो मेरा सत्ता पक्ष से भी गुजारिश है कि आपको विपक्ष को सम्मान देना सीखना चाहिए और विपक्ष से भी गुजारिश है कि हर चीज सत्ता पक्ष की खराब नहीं होती है। जो ठीक ठीक लगती है, हमें शक्ति होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए उस चीज को अप्रिशिएट करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।